स्टडी मेंटर विद सुनील यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी से संबंधित जो अपनी पाठ्य पुस्तक है क्लास 7 की। ज्योग्राफी से संबंधित ये टॉपिक है। इसमें हम आज बात करने वाले हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या समाहित है, क्या क्या वो काम आता है, वो सब कुछ चर्चा हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम चित्रों के माध्यम से भी आपको हर बिंदु समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इसे याद करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। सबसे पहले हम बात करें पहले बिंदु की। हमारी पृथ्वी जो है वो गतिशील है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है, तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मतलब वो गतिशील है। इसी के कारण, गतिशील होने के कारण पृथ्वी के अंदर और बाहर हमें निरंतर परिवर्तन होते दिखाई देते हैं कि इसके आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में लगातार बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी का चित्र। यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का चित्र है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड क्या होता है, परपट्टी क्या होती है, ये ऊपरी जो सतह है बाहर की ये परपट्टी कहलाती है। स्थलमंडल जहाँ पर जीवन यापन पाया जाता है, यहाँ ये मेंटल है, इतना मेटल है, तो मेटल, फिर क्रोड, मेटल, सीमा, बाह्य, क्रोड, ये सब कुछ हम अलग अलग बिंदुओं में देखने वाले हैं। दूसरे बिंदु की बात करें कि पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी पतली परत है जो हमने अभी देखी थी, पृथ्वी के राउंड में ऊपरी ऊपर क्या देखी थी, परपट्टी, तो उसे परपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। हम आपको हर बिंदु जो भी कठिन शब्द है वो आपको हिंदी और अंग्रेजी में समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ऊपर की जो पतली परत है वो परपट्टी या क्रस्ट कहलाती है, जो महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक ये परपट्टी विस्तृत है, फैली हुई है। तीसरे बिंदु की हम बात करें, महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो ये सिलिका और एल्यूमिना खनिजों से निर्मित होने के कारण सिलिका का सी और एल्यूमिना का एल, ये दोनों मिलकर इसे सीएल भी कहा जाता है। सिलिका का सी मिल गया और एल्यूमिना का एल, सी का सिलिका और एल का एल्यूमिना, जो हमने अभी बात की है। फिर महासागर की परपट्टी जो है वह मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। तो यहाँ भी सिलिका का सी ले लिया और मैग्नीशियम का मैं ले लिया, तो ये सीमे, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। सी का सिलिका और मैं का मैग्नीशियम। अगले बिंदु की हम बात करें, परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है, जो हमने उस चित्र में देखा था। ऊपर ही ऊपर परपट्टी, परपट्टी से नीचे का भाग मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी जो सबसे आंतरिक परत है वो क्रोड है, जो हमने चित्र में अभी देखी थी। इस क्रोड की जो त्रिज्या है वो लगभग 3500 किलोमीटर मानी जाती है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। निफे में नी जो है ये निकल को संबोधित करता है और फे जो है ये लोहे को संबंधित है। लोहे को फेरस भी कहा जाता है, तो इसका नी और इसका फे दोनों मिलकर निफे ये बन गया। केंद्रीय क्रोड का जो तापमान है और दाब जो है वो बहुत ही, मतलब काफ़ी ऊंचा होता है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास करेंगे। इस चित्र में हम महाद्वीपीय परपट्टी और महासागरीय परपट्टी का अध्ययन देख रहे हैं। इस चित्र में दिखाई दे रहा है महाद्वीपीय परपट्टी, महाद्वीप है इधर, और ये महासागरीय परपट्टी है, इसमें यहाँ महासागर को अंकित
किया गया है। तो चित्र से आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सी महाद्वीपीय प्रपट्टी है और कैसी महासागरीय प्रपट्टी होती है। अगले बिंदु की बात करें तो इसमें अगला बिंदु है विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में हमें देखने को मिलती है। उस खान का क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, इसकी गहराई जो है वो लगभग 4 किलोमीटर मानी जाती है, मगर जो इंजीनियर हैं उन्होंने तेल की खोज के लिए इसे 6 किलोमीटर गहराई तक खोद डाला है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, तभी हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल मतलब पत्थर या चट्टान। शेलों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। बारी बारी से हम इनका अध्ययन करेंगे और इनको उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय शेल, जिसको प्राथमिक शेल भी कहते हैं। इसमें द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से ये बनती हैं। इनका निर्माण होता है कि जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसके कारण ये आग्नेय शेल बनती हैं। आग्नेय या प्राथमिक जो शेल है ये 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शेल, बहिर्भेदी आग्नेय शेल। अब हम बारी बारी से भी इनको देख लेते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले आग की तरह जो लाल द्रवित मैग्मा निकलता है वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। कि जैसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे आग की लपटों के साथ लाल लाल द्रव सा निकलता है आग की तरह, उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। द्रवित जो लावा है वो पृथ्वी की सतह पर आने से ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर वो ठोस में बदल जाता है। इससे जो भी शेल बनती है, जो भी चट्टान बनती है, वो बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहलाती है। कि वो ठंडा होकर कठोर बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, तो वो बहिर्भेदी आग्नेय शेल का निर्माण करेगा। इस बहिर्भेदी आग्नेय शेल की जो संरचना है वो बहुत ही महीन दानों वाली होती है। कि इसके जो दाने हैं वो बहुत ही पतले पतले महीन होते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय शेल का सबसे अच्छे उदाहरण की हम बात करें तो वो बेसाल्ट माना जाता है। तो बेसाल्ट जो है इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट शेलों से ही निर्मित माना जाता है। द्रवित मैग्मा जो होता है वो कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। बहिर्भेदी में तो वो बाहर आकर ठंडा होकर ठोस होता है, और जब वो अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो इससे जो ठोस शेलें बनती हैं वो अंतर्भेदी आग्नेय शेलें कहलाती हैं। क्योंकि वो आंतरिक भाग में बनती हैं, इसलिए वो अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहलाती हैं। ठंडा होने के बाद में जो अंतर्भेदी आग्नेय शेलें हैं वो बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अंतर्भेदी आग्नेय शेल के उदाहरण की हम बात करें तो वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। लेई या फिर मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए ग्रेनाइट अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है। कि इन पत्थरों के बीच में ही इनको घिसकर चूर्ण बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं अवसादी शेल की, सेडिमेंट्री शेल्स। ये क्या होती हैं? ये जो पत्थर होते हैं वो एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे कणों में वो बंट जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद कहा जाता है। फिर ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं अवसाद के रूप में जब तेज़ हवा चलती है या जल इनके पास से गुजरता है तो ये वायु एवं जल द्वारा एक जगह पर इकट्ठे होकर कठोर परत बना देते हैं। उस कठोर परत को ही अवसादी शेल कहा जाता है।
इस अवसादी सेल के उदाहरण की हम बात करें तो वो बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी सेल का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ हमने जो उदाहरण देखे हैं वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्रेनाइट कौन सी सेल का उदाहरण है, और बेसाल्ट कौन सी सेल का उदाहरण है, बलुआ पत्थर कौन सी सेल का उदाहरण है। तो आपको ये उदाहरण याद रखने ज़रूरी हैं। अवसादी सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तीसरी जो सेल है वो है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल में क्या होता है, इसमें आग्नेय सेल और अवसादी सेल ये उच्च ताप और उच्च दाब के कारण बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी है वो कायांतरित सेल के रूप में बदलकर स्लेट का निर्माण करेगी। चूना पत्थर है वो भी अपना रूप परिवर्तन करके संगमरमर के रूप में वो बदल जाता है। तो ये स्लेट और संगमरमर जो हैं ये कायांतरित सेल के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं जो आग्नेय सेल है इसको इग्नियस के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको इग्नियस कहते हैं, वो हमने ऊपर देखा था। ये इग्नियस जो है ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो अग्नि होता है, क्योंकि इसमें लावा जो है वो पृथ्वी के बाहर आकर ठोस बनता है। सेडिमेंट्री मतलब अवसादी सेल, ये भी लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ये कायांतरित सेल का अंग्रेजी रूप है और ये भी लैटिन शब्द मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। इसमें ये सेलें जो हैं आग्नेय और अवसादी ये अपना रूप बदलते हैं। अगला बिंदु है सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। इस चित्र में हम देखें तो जो अवसादी सेल है मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बदलकर कायांतरित सेल का निर्माण कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप जो आकृति देख रहे हैं वो दिल्ली के लाल किले की है। दिल्ली का जो ये लाल किला है ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आपको बताना है बलुआ पत्थर जो है वो कौन सी सेल का उदाहरण है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल या फिर कायांतरित सेल। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल। तो ये ताजमहल में जो सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है तो संगमरमर जो है वो कौन सी सेल का उदाहरण है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल या फिर कायांतरित सेल। ये मैं आपको बता देता हूँ ये कायांतरित सेल का उदाहरण है, मगर ये संगमरमर जो है ये किससे निर्मित हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। एक सेल का दूसरी सेल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसको सेल चक्र कहते हैं, कि एक सेल का दूसरी सेल में बदलना सेल चक्र कहलाता है। हम जानते हैं कि जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो ये किस में देखा था, आग्नेय सेल में। आग्नेय सेल फिर क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसाद बना लेती है, तो वो अवसादी सेल हो जाती है। फिर जब अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय व अवसादी सेलें जो है वो अपना रूप बदल लेती हैं, तो वो कायांतरित सेल बन जाती है। कायांतरित सेल जो है वो फिर पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाती है। तो ये सेल चक्र इस प्रकार चलता रहता है। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा है कि जो द्रवित मैग्मा है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर लावे के रूप में आता है और वो ठंडा होकर एक कठोर परत ठोस बन जाता है, तो वो आग्नेय सेल होता है। आग्नेय सेल में जो पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर जो हैं वो आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो वो अवसाद कहलाते हैं। फिर ये वायु और जल के द्वारा एक जगह पर एकत्रित होकर एक चट्टान का निर्माण करते हैं, तो वो अवसादी सेल होती है। अवसादी सेल और आग्नेय सेल का जब रूप परिवर्तन होता है
ये अपना रूप आकार बदल लेती हैं तो वो कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। कायांतरित सेल से फिर मैग्मा जो है वो द्रवित मैग्मा जो है वो किसमें लावा के रूप में वो बदल जाता है। तो ये सेल चक्र इस प्रकार चलता रहता है। तो इसी के साथ अपना ज्योग्राफी से संबंधित जो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।